जादू का कालीन लेखिका मृदुला गर्ग। इस नाटक के दूसरा अंक का सारांश प्रस्तुत है। पहले अंक में हमने देखा कि कारपेट फैक्ट्री में काम करने के लिए फैक्ट्री के मालिक के दो दलाल गांव में आते हैं और मौके का फायदा उठाकर बच्चों के माता पिता को पट्टी पढ़ाकर मजदूरी कराने के लिए बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। दलाल मौके का फायदा यह उठाते हैं कि गांव में सूखा पड़ा है, जिससे फसल नहीं हुई तो गांव के लोगों को मजदूरी नहीं मिली। सड़क बनाने के काम में मजदूरी का काम नहीं मिला क्योंकि बारिश न आने के कारण सड़कें टूटी ही नहीं तो रिपेयर का काम कहाँ मिलेगा। और गांव के आसपास के जंगलों की लकड़ियां काटकर शहरों की इमारतें कारखानों में और फर्नीचर बना दिए गए हैं। जंगल खाली होने के बाद उसमें गांव वालों को जाने के लिए मनाही हो गई है। रिजर्व हो गया है जंगल, मतलब रिजर्व हो गया है। फिर भी बच्चे चले जाते हैं, उन्हें डांट भी पड़ती है और पिटाई भी पड़ती है। कारपेट फैक्ट्री में काम करने, वहां उनके रहने खाने आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। सुबह उजाला होने से रात अंधेरा होने तक उन छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जाता है और इस काम के लिए फैक्ट्री मालिक को बच्चे ही चाहिए क्योंकि उनकी उंगलियां पतली लचकदार होती हैं, जिससे वे कारपेट बुनने में तारों के बीच और कांच लगे धागों के बीच उनकी उंगलियां आसानी से चली जाती हैं और वे पास पास गांठ बांधती हैं। फिर एक समाज सेविका और पत्रकार वहां पर आते हैं इंस्पेक्शन के लिए। तो पहले तो बच्चों को फैक्ट्री के स्टोर में छुपा दिया जाता है, लेकिन एक बच्चा लाखन हिम्मत दिखाकर हेल्प के लिए चिल्लाता है और उन सभी बच्चों को षड्यंत्रकारियों के चुंगल से बचा लिया जाता है। उन्हें उनके गांव तो पहुंचा दिया जाता है, लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। अंक 2 में हम समाज सेविका का एक दूसरा रूप भी देखेंगे कि किस प्रकार वो भी शोषण का एक हिस्सा है और गांव का कलेक्टर है। उसे राहत कार्य नहीं करना, उसे अपने पास मिली हुई दान में मुफ्त की बची हुई वस्तुएं देकर अपना काम पूरा करना है। बच्चों को कारपेट फैक्ट्री के मालिक के चुंगल से छुड़ाने के 1 महीने बाद की घटना है कि गांव के चौपाल पर दोपहर के समय मीटिंग हो रही है, जिसमें कलेक्टर, समाज सेविका, पत्रकार स्टेज पर बैठे हैं और गांव वाले जमीन पर। समाज सेविका अपना भाषण शुरू करके कहती है कि गांव के जो किडनैप्ड बच्चे कालीन फैक्ट्री गए थे, वे आज हमारे प्रयासों से वापस आ गए हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है। पत्रकार भाइयों ने भी इस काम में साथ दिया। हमारे वकील भाइयों के प्रयास से हम इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लड़े और हमारे फेवर में फैसला मिला। वो यह भी कहती है कि जहां भी अन्याय होता है वहां औरतें ही सबसे पहले पहुंचती हैं, क्योंकि समाज सेविका और पत्रकार दोनों भी एक औरत ही हैं। कलेक्टर भी वहां मौजूद थे और वे एक प्रस्ताव रखते हैं कि जिन बच्चों को हम छुड़ा के लाए हैं उन लड़कों को एक दूध देने वाली तंदुरुस्त गाय देंगे। लेकिन लाखन इस पर व्यंग करता है कि फिर गाय। यह सुनकर कलेक्टर उसे बदतमीज कहते हैं, लेकिन लाखन के पास एक दुरुस्त तर्क है कि पहले ही गरीबी है और आप गाय दे रहे हैं, वो गाय खाएगी क्या। रमई की ओर केशव का बाप, रमई की ओर से समर्थन मिलता है। केशव भी यही कहता है कि सूखा पड़ा है। केशव के बाप ने याद दिलाया कि बहन जी ने तो रिक्शा दिलाने की बात कही थी, वही ठीक है, कुछ कमाई तो होगी। कलेक्टर कहते हैं कि अजीब गांव वाले हैं, इन्हें गाय नहीं चाहिए। समाज सेविका बताती है कि रिक्शा देने की बात तय हुई थी, लेकिन आपके पास गाय है इसलिए आप गाय देना चाहते हैं, और आपके पास इतनी सारी गायें आई कहां से। कलेक्टर ने बताया कि एक अमेरिकन कंपनी ने कुछ क्रॉस ब्रीड गायें हरियाणा सरकार को डोनेट की थी, वो सरप्लस हो गई है तो सोचा गांव वालों को दे देंगे। अर्थात यहाँ प्रशासन की पोल खोल रहे हैं कि किसी को राहत या इनाम देने के लिए
वो वस्तुएं बांट दो जो उनके पास है, ना कि वादा पूरा करें या क्या आवश्यक है वह दिया जाए। और गांव वाले अपने तर्क पर सही हैं कि जब सूखा पड़ा है, उनके खाने पीने के लिए अनाज नहीं है, लाले पड़े हैं, तो गायें लेकर क्या करेंगे। लेकिन कलेक्टर उसे धर्म से जोड़ देते हैं। संतों की दादी कहती है कि धर्म की बात अलग है, गाय को हम खिलाएंगे क्या, हमारे जंगल भी काट लिए, हम तो भूखों मर रहे हैं, गाय को भी मारे क्या। दादी, केशव और लाखन सच्चाई बताते हैं, लेकिन केशव का बाप और रमई इन्हें चुप कराते हैं। केशव कहता है, मुझे गाय वाय नहीं चाहिए, मुझे तो पढ़ना है। समाज सेविका कहती है, मेरे साथ चलो, मैं पढ़ाऊंगी। तो लाखन कहता है, केशव की गाय मुझे दे दो, गाय का दान महादान है। और बोलता है कि मैं गाय बेचकर पैसे कमाऊंगा, फिर बंधुआ मजदूरी करूंगा, फिर छुड़ाया जाऊंगा, फिर गाय मिलेगी, फिर बेचूंगा। वह भी प्रशासन पर व्यंग्य ही कर रहा है। सभी लाखन की बातों से लाल पीले होने लगते हैं और समाज सेविका कहती है, इसे कुछ मत कहिए और गाय देकर दफा कीजिए यहाँ से। उसे आंधा पागल कहते हैं कि जो सच्ची बातें करे वह पागल है। दादी को भी चुप करा दिया जाता है, क्योंकि वो भी अपनी वाजिब मांगे रख रही है कि नहर का पानी जंगल दो, पानी दो। समाज सेविका और कलेक्टर में भी तू मैं हो जाती है कि केशव को पढ़ाई के नाम पर ले जाकर घर का काम कराओगी, तुम्हारे घर में भी तो इनके जंगल की लकड़ियों के फर्नीचर भरे हैं। तो समाज सेविका कलेक्टर को जवाब देते हुए कहती है कि मैंने इनके जंगल नहीं काटे। तो कलेक्टर भी कहता है कि मैंने भी इनके गोचर नहीं खत्म किए। गोचर का अर्थ है जहाँ पर गायें चरने के लिए जाती है, उसे गोचर कहते हैं या जंगल कह सकते हैं। लाखन को चुप कराकर भेज दिया जाता है। तब कलेक्टर कहते हैं कि अब लड़कियों की बारी है, इन्हें सिलाई मशीन दी जाएगी। लेकिन नलिनी समाज सेविका अपना झंडा लेकर खड़ी हो जाती है। यह तो लड़कियों का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं आप। क्या लड़कियां जिंदगी भर सिलाई ही करेंगी? गाय का ज्यादातर काम तो लड़कियां और औरतें ही करती हैं। रमई कहता है, सिलाई मशीन दे दो तो कमाई का साधन बनेगा। लाखन इसमें भी खुश है कि सिलाई मशीन बेचकर ही मैं पैसे कमा लूंगा। कलेक्टर बताते हैं कि यह सिलाई मशीनें दंगों के बाद बांटने के लिए मिली थी, उसी में से बची है तो दे रहे हैं। लेकिन लड़का लड़की बराबरी की बात फिर आ जाती है और समाज सेवी उन्हें अपनी समाज सेवा की पड़ी है कि लड़कियों और लड़कों में बराबरी होना चाहिए। उधर कलेक्टर अपने पास बची खुची चीजें जो सरप्लस है वो गायें बांट रहे हैं। जो सिलाई मशीन दंगे के बाद राहत कार्य के लिए बांटने को दी गई थी, उसमें से बची हुई सिलाई मशीनें दे रहे हैं। लेकिन समाज सेविका नलिनी की बातें सुनकर गांव की महिलाएं भी उसके साथ खड़ी हो जाती है। ना कोई ज्यादा, ना कोई कम, ना कोई ज्यादा, ना कोई हाथी, ना कोई प्यादा, पर सभी को गाय दी जाती है। कलेक्टर के फार्म पर से 3 गाय और लाई जाती है जो हरियाणा सरकार से खरीदी थी। कलेक्टर के फार्म पर पानी, घास, सब चीज की सुविधा है, लेकिन गांव वालों के लिए सारी परेशानी है। दादी भी कोसती है कि तेरे लिए सूखा नहीं है क्या? भगवान अलग से तेरे लिए बरसात करवाता है क्या? रमई, संतों का बाप, नलिनी समाज सेविका से कहता है कि मेरी लड़की घनी कामेरी है, मतलब बहुत कामकाजी है, उसे भी ले जाओ। जब रमई देखता है कि केशव को ले जाने के लिए समाज सेविका तैयार हो जाती है, तब वह अपनी लड़की की भी अर्जी लगा देता है। लेकिन दादी मना करती है कि बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, हमारा जंगल वापस करो। दृश्य के अंत में समाज सेविका नलिनी और कलेक्टर बातें करते हैं। नलिनी कहती है कि गांव वालों की जो हालत है वो भगवान की मर्जी है। कलेक्टर कहता है, जी नहीं, भगवान की नहीं, यह सरकार की मर्जी है जिसका कोई चेहरा नहीं होता। राष्ट्रीय नीति है जिससे हम लड़ नहीं पाते। प्रगति का परिणाम है जिसका उद्देश्य किसी को नहीं मालूम। अंग्रेजी में इसे डायनामिक्स ऑफ सिचुएशन कहते हैं। इधर पत्रकार इनकी खींचातानी से परेशान है। कहता है कि जल्दी गाय बांटो, हमें 4 बजे तक पटना पहुंचना है। सीएम के बर्थडे की
न्यूज कवर करना है। यहाँ यह भी एक तमाचा ही है कि पत्रकार को गांव वालों की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है, उसे न्यूज कवर करना है। और मीडिया, जिसे हम राष्ट्र का चौथा खंभा मानते हैं, वह भी अपनी रोटी सेकने में फंसा है। नारों के साथ अंक 2 का पहला दृश्य पूरा होता है। नारे इस प्रकार हैं, और नारे इस प्रकार लगते हैं। पत्रकार कहता है, बंधुआ मुक्ति जिंदाबाद। समाज सेविका, नारी मुक्ति जिंदाबाद। पत्रकार, लड़का लड़की बराबर हैं। लाखन और दादी दोनों भूखों मरे हैं। दोनों औरतें बराबर है, बराबर है। लाखन और दादी दोनों खड्डी में खटे हैं। दोनों औरतें बराबर है, बराबर है। लाखन और दादी दोनों मालिक से पिटे हैं। दोनों औरतें बराबर हैं, बराबर हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन नारों में भी कितना बड़ा व्यंग छिपा है कि वे औरतें बराबर हैं, बराबर हैं। जो बोल रही हैं वह लड़का और लड़की, स्त्री और पुरुष दोनों ही अपने अधिकारों की जानकारी से वंचित हैं, जिसके कारण वे अपने मालिकों से पिटते हैं। वे अशिक्षित हैं, इसलिए वे मालिकों से पिटते हैं। और दोनों खड्डी में खड़े हैं, अर्थात दोनों का भविष्य अंधकारमय है, ऐसा दादी और लाखन कहते हैं। वे औरतें बराबर कहती हैं कि लड़का और लड़की दोनों का भविष्य ऐसा ही है, और लड़का और लड़की दोनों भी पाने के लिए तरस रहे हैं। अर्थात समाज में हर स्तर के लिए, हर वर्ग के लिए समस्या जैसे कि तैसे ही खड़ी है, लेकिन समाज सेविका, कलेक्टर और पत्रकार, उन्हें इन समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। उन्हें केवल अपनी ड्यूटी पूरी करना है। तो हम देखते हैं कि इस नाटक में जो पोल खोली गई है, वह हर स्तर पर सब कुछ स्पष्ट, बहुत ही सरल तरीके से लेखिका ने प्रस्तुत किया है। सारांश पूरा हुआ। अब हम इस अंक की विशेषता देखते हैं। लेखिका ने संदेश यही दिया है, यही जागृति फैलाने की कोशिश की है कि हमें अपने अधिकारों की चिंता होना चाहिए, उसकी जानकारी होना चाहिए, और अपने अधिकारों की जानकारी और चिंता के लिए व्यक्ति का शिक्षित होना आवश्यक है। अन्यथा वह सारे गुण होकर भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि नाटक में लेखिका ने यह बताया कि समाज सेविका समाज की सेवा नहीं, वह अपनी बराबरी का केवल झंडा गाड़ने आई है, और जो कलेक्टर है वह भी केवल खाना पूर्ति कर रहा है कि उसके पास जो चीजें किसी अन्य कारण से, किसी अन्य राहत कार्य में देने के लिए उपलब्ध कराई गई थी, किसी हरियाणा सरकार से कुछ अनुबंध करने के लिए गायें ली गई थी, ये बची हुई हैं, सिलाई मशीनें बची हुई हैं, वो दे देंगे राहत कार्य में। यहाँ पर जैसे तैसे दे दी जाए और अपना स्टॉक खाली करके फिर इसके लिए अलग से बिल बनाकर पैसे बनाने का कार्यक्रम लेखिका अच्छी तरह समझ जाती है, समाज सेविका अच्छी तरह समझ जाती है, और वो बोलती भी है। लेकिन कलेक्टर उस बात को कोई ज्यादा महत्व नहीं देता, और वो वही करता है जो समाज सेविका और गांव की औरतें उनसे करवाना चाहती हैं। तो यहाँ हम यही संदेश हम देखते हैं कि इस नाटक के माध्यम से हमें अपने अधिकारों की जानकारी होने की संदेश दिया गया है, और साथ ही जो बाल मजदूरी जैसा एक रोग है हमारे समाज के लिए, उससे भी अवेयर रहने और ऐसे बच्चों को सहायता करने के लिए हमें जागृत करती है, अवेयर करती है। तो इसके साथ ही अंक 2 का पहला दृश्य यहाँ पूरा होता है। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक अंकीय प्रश्नमाला देखेंगे कि वे किस प्रकार के प्रश्न आएंगे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अब हम जल्दी ही इस नाटक के अगले भाग का सारांश लेकर
प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।